हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजित क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी का साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हेडिंग 2.1 सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये होते क्या हैं और कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। सजीव हर जगह यानी जमीन, पानी, हवा में मौजूद हैं। इनमें से कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नंगी आँखों से नहीं देख सकते, यानी कि सूक्ष्म जीव हर जगह मौजूद हैं और ये कुछ इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। एंटोनी वैन लीeuwenhoek, ये एक डचमैन थे, साइंटिस्ट थे एक। इन्होंने 1657 में नए बने माइक्रोस्कोप का उपयोग करके बारिश के पानी में बहुत छोटे छोटे जीवित प्राणियों की खोज की थी। और लुई पाश्चर ने उपयोग करके बारिश के पानी में बहुत छोटे छोटे जीवित प्राणियों की खोज की। लुई पाश्चर ने किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया खोज की और कहा रोगाणु पहले से मौजूद रोगाणुओं में पैदा होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ये पहले से मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, ये उनमें पैदा होते हैं, यानी कि उनमें इनका वो होता है, मल्टीपल होता है इनके अमाउंट का, यानी रिप्रोडक्शन। तो जीवाणु विज्ञान के जनक इन्हें माना जाता है, लुई पाश्चर को, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, अब सूक्ष्म जीवों की विशेषताएं कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं सूक्ष्म जीवों की, उन्हें देखते हैं एक बार। वे या तो एक कोशिकीय जीव होते हैं या अविभेदित कोशिकाओं का संग्रह। ठीक है, वो ज़्यादातर सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय ही होते हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड। वे केवल एक माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखे जा सकते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव जितने भी हैं उन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वे हर जगह रहते हैं, यानी हर जगह यानी कहीं भी, ये शुरुआत में पढ़ के बता दिया था मैंने आपको, ये हर जगह रहते हैं। तो जैसे यानी हवा, मिट्टी और पानी में। ठीक है, वे हमेशा बदलते परिवेश के अनुकूल ढलने में सक्षम है, यानी कि आप जैसा एनवायरनमेंट उनका जैसा क्लाइमेट मिलेगा वो उसी के अनुसार उसमें ढल जाएंगे। वे अत्यधिक जलवायु परिवर्तन में भी जीवित रह सकते हैं, बताया आपको। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को 5 प्रमुख श्रेणियों में समूहीकृत यानी वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें जीवाणु बैक्टीरिया, कवक फंगी, शैवाल एल्गी, प्रोटोजोआ और विषाणु वायरसेस शामिल हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरियाज क्या होते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, यानी जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए उन्हें जंतुओं की तुलना में पौधों से अधिक संबंधित माना जाता है। यानी जीवाणुओं में कोशिका भित्ति होती है और जीवों में, जो जीव होते हैं इनमें कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, एक सेल वॉल नहीं होती, जो कि सिर्फ पेड़ों में होती है, इसलिए उन्हें जीवों की तुलना में पौधों में अधिक संबंधित माना जाता है, पौधों से अधिक संबंधित माना जाता है। ठीक है, उन्हें सजीवों के पहले जगत यानी मोनेरा में शामिल किया गया है और उन्हें पृथ्वी पर विकसित होने वाले पहले सजीव जीव माना जाता है, यानी कि जो पृथ्वी पर विकसित होने वाले सबसे पहले सजीव जीव माना जाता है किन्हें, बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को। वे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे सरल सजीव हैं, यानी सबसे सिंपल। वे अलग अलग आकार और नाप के होते हैं, उनका अलग अलग साइज हो सकता है, अलग अलग वेट हो सकता है, मतलब हाँ, उनका आकार 0.2 से 100 माइक्रोन तक भिन्न हो सकता है। अब ये माइक्रोन क्या है, 1 माइक्रोन बराबर मीटर का 10 लाखवां भाग, यानी कि आप 1 मीटर के 10 लाख टुकड़े कर दीजिए, उतना होता है 1 माइक्रोन। तो इनका आकार 0.2 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक हो सकता है, तभी इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखो, छड़ के आकार के जीवाणु को वैसिली बहुवचन और सिंगल वैसिली कहा जाता है। ये आपको अभी स्क्रीन पर एक जीवाणु का चित्र दिखा होगा, इसी देखें, इसका आकार कैसा है, छड़ के समान है, ऐसा कैप्सूल टाइप। ठीक है ना, ये मनुष्यों में तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस और डाइफेथेरिया और टिटनस, कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी
आदि जैसी कुछ खतरनाक बीमारियों के कारण बनते हैं। यानी कि इसको आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है आपसे कि बताओ बैक्टीरिया से, कवक से, फंगी से, इनसे कौन कौन से रोग बीमारी होती हैं। तो बैक्टीरिया से याद कर लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस, थायरेपिया, टेटनस, लेप्रोसी। ठीक है, ये कुछ रोगों के नाम हैं। अब देखो, गोलाकार जीवाणु को कोक्सी, सिंगल मतलब कोक्सी कहते हैं जो बहुवचन बहुत सारे होते हैं, और सिंगल कहते हैं कोकस। यानी गोलाकार जो जीवाणु होते हैं ना, कोकस बोलते हैं। आपको भी स्क्रीन पर एक कोकस का इमेज दिखा होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया के कारण बनता है। यानी निमोनिया के कारण जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में बनता है उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, सर्पिल आकार का जीवाणु को सर्पिल स्प्रिला मतलब स्प्रिला यानी कि उनके ग्रुप, जिसे इसमें लिखा है बहुवचन यानी उनके पूरे ग्रुप को स्प्रिला कहते हैं, और सिंगल को कहते हैं स्पिरिलम। ठीक है, सिंगल को स्पिरिलम कहा जाता है। उसके बाद अल्प विराम के आकार के जीवाणु को विब्रियो कहा जाता है। उदाहरण के लिए विब्रियो कोलेरा जो हैजा का कारण। अब देखो, अलग अलग रोगों के अलग अलग जीवाणु से बनते हैं, उनकी कोई एक फैमिली का पूरा नाम होता है, जिसमें जैसे कि स्प्रिला, ये पूरी एक फैमिली का नाम है, इसमें सिंगल कहते हैं स्प्रिलम। ऐसे ही एक है विब्रियो, जिसका एक बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरा जो हैजा का कारण बनता है, इससे हैजा फैलता है। ठीक है, कॉक्सी, कोक्सी एक गोलाकार जीवाणु है। मतलब ये देखिए, आपको इधर स्क्रीन पर अलग अलग इमेजेस दिखेंगी। जैसे एक कोक्सी की साइड में है, ये कोक्सी की, उसके बाद ये स्प्रिला की, स्प्रिला पूरी फैमिली की, उसके बाद ये विब्रियो, ये आपको दिखे कुछ। तो ये अलग अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं। ठीक है, एक जीवाणु कोशिका में एक सबसे बाहरी आवरण होता है। एक जीवाणु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। मतलब एक जीवाणु में कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल। ठीक है, इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसा कि हमारी कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है। मतलब और सजीवों की जो सेल होती है उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम और जीन्स होती हैं हमारी। ठीक है, तो इनमें लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सुविकसित केंद्रक। ठीक, लेकिन केंद्रीय पदार्थ यानी कि गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स कोशिका के अंदर मौजूद कोशिका द्रव्य, यानी कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नहीं होते, बल्कि कोशिका के अंदर जो एक द्रव होता है, कोशिका द्रव, उसके अंदर जेली जैसे पदार्थ में बिखरे रहते हैं ये क्रोमोसोम्स, और कोशिका एक जिलेटिन जैसी परत से घिरी होती है। समझ में आया? जिसे कैप्सूल कहा जाता है। जीवाणु में कशाभिका यानी फ्लैगेला धागे जैसी संरचना हो जाती है, जो गति में सहायता करती है। ठीक है, किसकी गति? उसके अंदर के पार्ट्स जो होते हैं उनकी गति। जीवाणु मृत जीवी सैप्रोफिटस या परजीवी पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। जीवाणु परजीवी होते हैं, जैसे कि आपने एक बेल नाम सुना होगा, अमर बेल, जो दूसरे पेड़ों पर रहकर अपने आप को अस्तित्व में रखती है, क्योंकि वो एक परजीवी है, पैरासाइट्स। ऐसे ही जीवाणु परजीवी होते हैं, ये दूसरों के आश्रित रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सूर्य के प्रकाश या रसायन जैसे सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, कुछ, सारे नहीं, कुछ जीवाणु उच्च पौधों के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं। सहजीवी संबंध यानी एक दूसरे से कुछ ले सकते हैं। जीवाणु विखंडन या फिजिशन द्वारा प्रजनन करते हैं। अनुकूल परिस्थिति में एक जीवाणु विभाजित होकर पुत्री कोशिकाएं बनाता है। अनुकूल परिस्थिति में एक जीवाणु डिवाइड हो जाता है 2 भागों में, और 1 से 2 हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जीवाणु कोशिका के आकार में बढ़ती है। जीवाणु कोशिका के आकार में बढ़ती है, जीवाणु कोशिका आकार में बढ़ती है, और इसका केंद्रक पदार्थ और कोशिका द्रव्य विभाजित होकर एक नई पुत्री कोशिका बनाते हैं। यानी कि जीवाणु कोशिका आकार में बढ़ती जाती है, और इसका कोशिका द्रव्य और केंद्रक पदार्थ जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और 1 से 2 कोशिका हो जाती हैं। जब ये दोनों ये भी और ये भी मैच्योर हो जाएंगी, तो ये भी फिर आगे डिवाइड होंगे, और ऐसे 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनती चली जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।
अब देखते हैं क्या लिखा है। विखंडन विखंडन दो प्रकार से हो सकता है, यानी बाइनरी फिजन, दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, और बहुविखंडन मल्टी फिजन, यानी कई पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। अधिकांश जीवाणु बहुत तेजी से विभाजित होते हैं, यानी कि बहुत तेजी से ये विभाजित हैं। और विखंडन दो प्रकार से होता है, यानी कि एक में तो सिर्फ एक से दो, माने यानी कि एक बैक्टीरिया से सिर्फ एक आप वो डिवाइड हो जाएगा, उससे दो बन जाएंगी, या फिर उससे बहुत अधिक बन सकती हैं अगर वो उसकी सेल बहुत बड़ी है। तो आई होप आपको मैंने जितना भी बैक्टीरिया के बारे में समझाया सब कुछ समझ में आया होगा। और अब हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवक, कवक के बाद शैवाल, प्रोटोजुआ, वायरस, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और मनुष्य पर रोगाणुओं का प्रभाव, ये सारे टॉपिक हैं। लाभकारी सूक्ष्म जीव, उसके बाद फर्मेंटेशन क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप, ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, और आने वाले पार्ट्स में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स यू।